बीपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज़ होम्योस्टेसिस। बायोलॉजी मैट्रिक क्लास की बुक का ये सेकंड चैप्टर है और वैसे जिस सीरीज़ में हम जा रहे हैं तो ये लेक्चर नंबर 11 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होम्योस्टेसिस लफ्ज़ जो होम्योस्टेसिस है इसका मतलब होता है टू स्टे द सेम रहना। अब किस चीज़ का सेम रहना इसको हम फर्दर एलाबोरेट करेंगे। उससे पहले आपको ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर का, तो बाहर का इन्वायरमेंट कौन सा होता है, जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर जो भी इन्वायरमेंट है जिसमें सॉइल, वाटर, हीट, टेम्परेचर सब चीज़ें जो बॉडी के बाहर हैं वो उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट होता है, तो इसमें भी वाटर वगैरह आ जाते हैं, वाटर कंटेंट आ जाता है, टेम्परेचर भी आ जाता है, लेकिन सेल्स के अंदर की बात हो रही है, बॉडी के अंदर की बात हो रही है। अब जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ऑप्टिमम कंडीशंस पर वर्क कर रहे होते हैं। टेम्परेचर उनको वही चाहिए होता है, फिक्स्ड चाहिए होता है, पीएच उनको फिक्स्ड चाहिए होती है। तो अगर हमारे बॉडी के बाहर का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होने लगेगा। तो अगर वो चेंज होने लगेगा तो वो जो एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं वो कैसे काम करेंगे। तो इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल इन्वायरमेंट को हर लिहाज से ना कांस्टेंट रहना होता है। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आते हैं होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पर। तो वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ना उसे हम होम्योस्टेसिस कह रहे हैं। होम्योस्टेसिस इज़ अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म which maintain internal environment within suitable limits called homeostasis। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का एक सेट, एक ऐसा सिस्टम जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखे लिमिट्स के अंदर, तो उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फीडबैक सिस्टम है जिससे हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से मेंटेनेंस रहती है। अब हम रूम में बैठे थे, अचानक से लाइट चली गई, गर्मी लगने लगी। अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो सकता है, क्योंकि बाहर जो है वो हमें वार्म हो गया ना पूरा इन्वायरमेंट, तो अंदर का इन्वायरमेंट भी वार्म अप हो सकता है। तो ये एक तरह का चेंज आया ना। कोई सा भी चेंज जो है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस मीन्स चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो चेंज क्या आया, टेम्परेचर बढ़ गया। ओके, अब इसको डिटेक्ट करता है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कुछ सेल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि चेंज कौन सा आया। तो स्किन पे मौजूद रिसेप्टर इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे कि चेंज कौन सा आया है और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं एक मैसेज में। इस मैसेज को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये मैसेज जो होता है वो कंट्रोल सेंटर की तरफ जाएगा, और कंट्रोल सेंटर कौन है, ब्रेन है। जैसे स्कूल में कोई मसला हो गया तो वो ये मसला जो होगा वो डिटेक्ट किया किसी स्टूडेंट ने या फिर किसी टीचर ने, वो प्रिंसिपल के पास ले गया, तो दिस इज़ कंट्रोल सेंटर। हमारी बॉडी का तो कंट्रोल सेंटर है, दैट इज़ ब्रेन। अब कंट्रोल सेंटर कोई कमांड देगा कि अब इसके नतीजे में आपको ये करना चाहिए जिससे आप नॉर्मल हो सकें। तो रिस्पॉन्स क्या दिया ब्रेन ने कि स्वेट ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के उसमें स्किन में मौजूद होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, उनको ये कमांड दिया कि आप जो है वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करें। स्वेटिंग से क्या होगा कि पसीने के फॉर्म में जो टेम्परेचर है वो भी कूल डाउन हो जाता है, बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट जो होता है वो कूल हो जाता है, और जो हॉटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ये जो आया रिस्पॉन्स कहलाएगा। जो स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग हो रही है दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। इसी तरीके से होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज़्म है वो वर्क करेगा। अब होम्योस्टेसिस के ना 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। 3 एस्पेक्ट्स कौन से हैं, एक तो है ऑस्मो रेगुलेशन, और दूसरा जो है दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन, एंड थर्ड वन इज़ एक्सक्रीजन। ये तीनों एस्पेक्ट्स होते हैं होम्योस्टेसिस के। ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर और साल्ट की कंडीशन को कंट्रोल में रखना, इस कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना, और एक्सक्रीजन का मतलब होता है एक्स्ट्रा वाटर या फिर एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ का बॉडी से बाहर निकाल देना, दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीजन। ये तीनों एस्पेक्ट्स हम प्लांट्स में अलग पढ़ेंगे, एनिमल्स में अलग। तो अब प्लांट्स की बात करें जिसमें सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन का बताया जा रहा है कि ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट कंडीशन।
कंडीशन कि वाटर किस तरीके से बॉडी के अंदर आना चाहिए और कहाँ से जो है इसको रिमूव करना है वगैरह। तो साल्ट कंडीशन और वाटर की मेंटेनेंस को कह रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन की बेसिस पर, ऑन दिस बेसिस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ऑस्मोरेगुलेशन की बुनियाद पर प्लांट्स के 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज़ हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइटा मीन्स प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में रहते हैं वो भी फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं, यानी फ्रेश वाटर में रहते हैं ये प्लांट्स। अब फ्रेश वाटर में जो प्लांट रहेंगे उनको पानी के अपटेक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम इनके साथ क्या होती है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वाटर तो एंटर होता रहता है, अब इसको रिमूव भी होना है, तो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना इनके लिए प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से इनके पास कोई रूट्स वगैरह नहीं होती, एब्जॉर्ब करने में तो मसला नहीं होता ना कि रूट्स वगैरह हो, इसलिए इनके पास क्या होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं, पानी के सरफेस पर फैले हुए होते हैं। तो क्या होता है, उन लीव्स पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा भी होते हैं। अब ये स्टोमेटा से पानी जो एक्स्ट्रा आता है वो रिमूव हो जाता है। अगर वेपर फॉर्म में हो तो उसे ट्रांसपायरेशन कहेंगे। अगर वेपर फॉर्म में पानी बॉडी से बाहर जाएगा प्लांट की तो उसे हम ट्रांसपायरेशन कहेंगे। और कौन से होल से जाएगा, दैट इज़ स्टोमेटा। ये वो पोर्स हैं जहाँ से ट्रांसपायरेशन होगी। गटेशन भी पानी के रिमूवल को ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर पानी वेपर फॉर्म में नहीं, लिक्विड के ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर जाएगा। और ये जिस पोर्स से बाहर जाएगा पानी जो है वो जब बाहर जाता है उस पोर को हम कहते हैं हाइडाथोड। ठीक, यूजुअली जब ह्यूमिडिटी हो जाती है एनवायरनमेंट में तब ट्रांसपायरेशन नहीं होती, गटेशन हो रही होती है। एक और तरह के पोर्स होते हैं प्लांट की बॉडी में, दैट आर कॉल्ड लेंटिसल्स। लेंटिसल्स जो होते हैं वो बॉडी से कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये एक्सक्रीशन का टॉपिक था जो मैंने आपको यहीं पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, गटेशन, ट्रांसपायरेशन, लेंटिसल्स वगैरह। लेंटिसल्स से सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बाहर जाती हैं, जैसे लेटेक्स है और गम वगैरह। सो ये लेटेक्स के थ्रू लेंटिसल्स के थ्रू बॉडी से बाहर जाएंगी। अब दूसरी टाइप ऑफ प्लांट है हेलोफाइट। हेलो मीन्स साल्ट। ऐसे प्लांट जो कि सी वाटर में रहते हैं या साल्टिश वाटर में रहते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। और इनको जो प्रॉब्लम होगी वो होगी अपटेक ऑफ वाटर में। पानी के अपटेक में इनको मसला क्यों होता है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, साल्ट मौजूद है, बल्कि बॉडी के बाहर साल्ट ज़्यादा मौजूद है। अब जब साल्ट बाहर ज़्यादा मौजूद है यानी बाहर कौन सा इन्वायरमेंट हुआ है, हाइपरटोनिक, और बॉडी के अंदर कंपैरेटिवली पानी कम है, साल्ट कम है, तो अब क्या होगा, पानी के बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं अंदर आने से ज़्यादा। तो अपटेक ऑफ वाटर में इनको प्रॉब्लम होती है। अब इसको अपटेक करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने अंदर ना साल्ट ग्लैंड्स डेवलप करते हैं। दे डेवलप साल्ट ग्लैंड्स वेयर इट स्टोर साल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने अंदर साल्ट को जमा करेंगे, जिससे क्या होगा, पानी जो है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर तीसरी कैटेगरी है मीजोफाइट्स। ये तो मॉडरेट कंडीशन में रहने वाले प्लांट हैं, इनको ना कोई मसला होता है पानी के अपटेक में, ना कोई पानी के लूज़ के लिए, सिंपली ट्रांसपायरेशन भी हो रही होती है, रूट्स होती हैं इनके पास पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। यानी जो नॉर्मली प्लांट्स हम देख रहे होते हैं ना अपने इर्द गिर्द, दीज आर मॉडरेट प्लांट्स यानी मीजोफाइट्स। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ज़ीरोफाइट्स कहलाएंगे। ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो कि बिल्कुल लो वाटर क्वांटिटी में रहते हैं, यानी स्टीप हिल्स पर और जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। अब इनको पानी के अपटेक में प्रॉब्लम होती है क्योंकि पानी है ही नहीं, तो इसके लिए इनके अडेप्टेशंस क्या है, डीप रूट सिस्टम, यानी इनकी जो रूट्स होती हैं वो गहराई तक वर्टिकल होती हैं या फिर जो है हॉरिजॉन्टली फैली हुई होती हैं। इससे क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और पानी को एवापोरेट होने से रोकने के लिए इनकी थिक वैक्सी क्यूटिकल्स भी होती हैं। लीव्स इनके शॉर्ट होते हैं ताकि स्टोमेटा भी कम हो। और इनके अंदर स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं विच स्टोर वाटर एंड मेक देम जूसी, यानी इनके जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो स्टोर करेंगे वाटर को और उनकी जूसी नेचर बन जाती है। ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन, जैसे कि कैक्टीज की एग्जांपल है। फिर जो दूसरा एस्पेक्ट है थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर की मेंटेनेंस को कह रहे हैं। एक्सक्रीजन एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंस को रिमूव करने को कहते हैं। अब देखिए जो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीजन होगी उसके लिए इतनी ज़्यादा कोई सिस्टम्स डेवलप करने की नीड नहीं होती प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ही ना होने के बराबर होती हैं। उनका होता ही कार्बोहाइड्रेट ही बनता है उनकी बॉडी में। अब कार्बोहाइड्रेट की जब ब्रेकडाउन होती है तो उससे प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो कोई हार्मफुल सब्सटेंसेज ही नहीं है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी आराम से रिलीज़ हो जाएगी, वाटर जो है वो यूज्ड अप हो जाता है, ये दोनों चीज़ें बल्कि यूज्ड अप हो जाती हैं, और जो एक्स्ट्रा बचते हैं तो उनके स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपैरेशन के थ्रू आसानी से ये रिमूव हो जाते हैं बॉडी से, यानी इनके एक्सक्रीजन में कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। एनिमल्स पर आएँ तो एनिमल्स के लिए हम बारी बारी थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीजन, ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन पर आते हैं। अगेन मैं इसकी डेफिनेशन को रिवाइज नहीं करूँगी, साल्ट एंड उसकी वाटर की मेंटेनेंस को कह रहे हैं। ऑस्मोरेगुलेशन जो एनिमल्स में होती है वो डिपेंड कर रही है कि कौन से हैबिटेट के एनिमल्स हैं। अगर एनिमल्स जो हैं वो एक्वेटिक हैं तो उनका सिस्टम अलग है, एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले जानवर, और टेरेस्ट्रियल हैं यानी पानी के अलावा जितने भी हैबिटेट्स आ रहे हैं, खुश्की पर जितने भी हैबिटेट्स आ रहे हैं वो सारे टेरेस्ट्रियल में इंक्लूडेड है। अब जो टेरेस्ट्रियल हैं एनिमल्स, उनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, यानी उनका स्केलेटन होता है या उनके ऊपर स्किन होती है, जिससे क्या होगा कि वो उनके वाटर को रिमूव होने से बचाएगी। ठीक, अब जो वाटर रिमूव होने से बचाएगी, उसके अलावा इनको और जो मसला वाटर के अपटेक में इनको कोई मसला नहीं होगा। और अगर मतलब पानी जो है इनको बचाना होता है तो इनके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं वो रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, या फिर अभी भी नीड होगी तो अपने फेट्स को ब्रेक डाउन करके वहाँ से वाटर को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ना इनको वाटर के अपटेक में ज़्यादा कोई मसला है, और जो है वाटर के रिमूवल के लिए इनको मसला है, क्योंकि इनके ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना, ये सनलाइट के बिल्कुल एक्सपोज्ड होते हैं, तो इनको ट्रांसपैरेशन का ज़्यादा खतरा होता है, इसीलिए इनकी स्किन जो होती है वो क्यूटिकल होती है, वैक्सी होती है, और वो जो है वो ट्रांसपैरेशन से उनको बचाएगी। एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी में रहने वाले हैं, अब इनको भी वाटर के अपटेक में ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा, इनको जो मसला होगा वो वाटर के रिमूवल का होता है कि एक्स्ट्रा वाटर जो आ जाता है उसको रिमूव कैसे करें। इनको पानी बचाना होता है और इनको जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करना होता है। अब एक्वेटिक भी एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर ऐसे वाटर को कहते हैं जहाँ पर साल्ट की जो कंसनट्रेशन है वो पानी के मुकाबले कम हो, तो ऐसे वाटर को हम कहते हैं फ्रेश वाटर। और ऐसे कह सकते हैं कि उनके अंदर वो जो कंडीशन होती है दैट इज़ हाइपरटोनिक कंडीशन। फ्रेश वाटर की नहीं, बॉडी की कंडीशन जो होगी वो एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगी, यानी पानी जो है वो बॉडी के अंदर कम, बाहर ज़्यादा है। ठीक, और मैरिन वाटर हम कहते हैं जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहा हो कोई ऑर्गेनिज्म, यानी उनके अंदर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होगा, बाहर जो होगी वो साल्टी की कंडीशन ज़्यादा होगी। तो दोनों केसेस में ना मेंटेनेंस अलग तरीके से होगी। अब जैसे फ्रेश वाटर में रहने वाले जो हैबिटेट हैं, अगर वो यूनिसेल्युलर है तो वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए एक वैक्यूल होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी वो पानी के कम अमाउंट के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है, तो पानी ज़्यादा आ गया, ये वैक्यूल साइज़ में बड़ा हो जाएगा, फिर बाद में क्या होगा, ये वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के ज़्यादा करीब जाके वहीं से ओपनिंग होती है और वहाँ से वो रिमूव हो जाता है एक्स्ट्रा वाटर। और अगर फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर हैं तो वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है इनके यूरिन में, तो डाइल्यूट यूरिन के थ्रू ये अपने बॉडी का वाटर बाहर रिमूव कर देते हैं। अब जो मैरिन वाटर में रहते हैं ना, यानी ऐसे वाटर में रह रहे हैं जहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर रहने वाले जानदार जो है, एनिमल्स जो है वो तीन तरह के हैं। एक कुछ होती हैं बोनी फिशेस, कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस और कुछ ओस्मोकॉन्फॉर्मर। अब बोनी फिशेस जो होती हैं उनकी बॉडी का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, यानी उनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो क्या होगा, ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। कंसनट्रेटेड यूरिन से क्या होगा कि पानी बाहर कम जाएगा। और कार्टिलेजिनस फिश जो होती है उनकी बॉडी का इन्वायरमेंट कौन सा है, हाइपरटोनिक है। तो और जो ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स होते हैं उनकी बॉडी का इन्वायरमेंट आइसोटोनिक होता है, इनको ऑस्मो रेगुलेशन की नीड ही नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन। अब आते हैं एक्सक्रीजन पर, जो कि दूसरा एस्पेक्ट है। एक्सक्रीजन हम कहते हैं कि जो हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना। नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ से आता है, प्रोटीन से आता है। जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही होती है तो उससे नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, जिसमें जो ये तीन प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। सबसे खतरनाक है अमोनिया। अमोनिया एक गैस है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगी। अब एक्सक्रीजन के लिए हर एनिमल के अंदर एक अलग से ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको हम कहते हैं, और वहीं से उसकी एक्सक्रीजन होती है, और हर एनिमल का अपना अपना जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है।
जैसे यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थ्स ग्रुप है जहाँ जिसमें प्लेनेरिया भी आ जाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स जितने भी एनिमल्स हैं जिनकी फ्लैट बॉडी होती है, अब इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पास प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, यानी एक तरह के सेल्स होते हैं अंदर, बिल्कुल बल्ब लाइक सेल्स होते हैं, और जिनके अंदर ना इस तरीके से सिलिया होते हैं जो कि फ्लेम लाइक होते हैं। अब ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ से डाइल्यूट यूरिन पास होता है और इस तरीके से इनकी एक्सक्रीजन होती है। कुछ सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं जिनको एनालिट्स कहते हैं। तो जितने भी एनालिट्स हैं उनके अंदर जो बॉडी ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ मेटानेफ्रीडिया, और ये भी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। आर्थ्रोपोडा जितने भी हैं उनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, और ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। वर्टिब्रेट्स के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, और ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तीनों को ही कर सकते हैं। डिपेंड करता है किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, बर्ड्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, और फिशेस जो हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं। तो इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड कर रहा होता है। टॉपिक इज़ होम्योस्टेसिस इन मैन। अब इंसान में ये 3 तरह के ऑर्गन हैं जो होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे स्किन है, स्किन साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये पॉइंट याद रखिएगा। लंग्स जो होते हैं वो भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करना इनका काम होता है, तो ये भी होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है। किडनी जो है वो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन इनकी मेंटेनेंस बरकरार, इनकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन होम्योस्टेसिस। अब सबसे पहले हम स्किन को पढ़ते हैं। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। ये जो आउटर लेयर होती है वो फ्लैट डेड सेल्स की बनी हुई होती है। इसमें केराटिन प्रोटीन भी होती है, और ये जो डेड सेल से बनी हुई है तो इसमें कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, यानी ब्लड का फ्लो यहाँ से नहीं होता, और ये इम्परमिएबल होती है, यानी बहुत ही कम चीज़ें हैं, बल्कि इम्परमिएबल यानी वाटर वगैरह इसमें से नहीं हो सकता पास। और प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है एपिडर्मिस। डर्मिस की बात करें तो ये मिडिल लेयर है जो कि इन दोनों के बीच में आएगी। अब डर्मिस जो है यहाँ पर सारी नर्व की एंडिंग्स जो होती हैं वो यहाँ पर होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं, और हेयर के फॉलिकल्स यहाँ पर हैं। सेबेशियस ग्लैंड, और सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं जो कि ऑयली सीबम जो होता है ना, ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ना ये सारे डर्मिस में मौजूद हैं। हाइपोडर्मिस जो कि लोअर लेयर होती है, यहाँ पर फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं और एनर्जी भी यहाँ पर स्टोर होती है। ठीक, तो ये स्किन के हो गई स्ट्रक्चर। अब स्किन किस चीज़ को मेंटेन कर रही होती है? टेम्परेचर को। कैसे? या फिर ऐसा कहें कि साल्ट एंड वाटर को, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में भी इसका यूज़ है, और उसके अलावा ना इसका यूज़ थर्मो रेगुलेशन में भी हो रहा होता है। बहरहाल जो स्किन का मेन यूज़ था वो साल्ट एंड वाटर को मेंटेन करना था, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। अब टेम्परेचर की बात करें अगर, यानी थर्मो रेगुलेशन की बात करें, तो जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होने लगता है तो कौन से चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर? एक तो स्वेट प्रोडक्शन होती है, यानी पसीना आता है, उससे भी बॉडी कूल हो जाएगी। दूसरा ये कि जो हेयर होते हैं वो लोअर हो जाते हैं, यानी बिल्कुल अपनी पोजीशन से यूँ लोअर हो जाएंगे। क्यों लोअर हो जाते हैं? क्योंकि उनकी जो मसल्स होते हैं ना वो रिलैक्स कर जाते हैं टेम्परेचर के राइज होने से, तो हेयर जो होते हैं वो लेइंग डाउन हो जाते हैं। और उसके अलावा ब्लड की वेसल्स डायलेट कर जाती हैं। ब्लड वेसल्स का डायलेट कर जाना, इससे क्या होगा कि ब्लड का फ़्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, और जब ब्लड का फ़्लो ज़्यादा होगा तो हीट, जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी और बॉडी कूल महसूस करेगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए, यानी सर्दियों में जैसे होता है, तो क्या होता है? ये 3 चेंजेस आते हैं, यानी बॉडी के जो हेयर हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, इरेक्शन हो जाती है उनमें। इससे क्या होगा? बॉडी के जब हेयर्स इस तरीके से इरेक्ट हो जाते हैं तो वाटर एयर की लेयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती और अंदर ही रह जाती है। और दूसरा चेंज है दैट इज़ वेसो कॉन्ट्रैक्शन। वेसो कॉन्ट्रैक्शन यानी ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। इससे क्या होगा? ब्लड फ्लो कम करेगा और बॉडी की हीट जो होगी वो मेंटेन रहेगी, अंदर ही रहेगी। तीसरा पॉइंट है डिक्रीज़ इन स्वेट प्रोडक्शन, यानी स्वेटिंग नहीं होती सर्दियों में, टेम्परेचर जब डिक्रीज़ हो जाए, क्योंकि स्वेटिंग से कूलर हो जाती है बॉडी, तो ये स्वेटिंग भी नहीं होती टेम्परेचर जब डिक्रीज़ हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यूरिनरी सिस्टम इन मैन। मैन का जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें 4 मेन पार्ट्स आते हैं। किडनी आती है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। लेट मी शो यू द पिक्चर डायग्राम।
आप अपनी अपनी किताबों में ये डायग्राम खोल लीजिएगा, इससे आपको क्लियरली समझ में, क्योंकि पिक्चर जितना मैं क्लियर करती हूँ उतना मैं थियोरेटिकल पॉइंट्स नहीं क्लियर कर सकते। अब देखें यूरिनरी सिस्टम में एक तो पेयर ऑफ किडनी आ रही है। किडनी जो है वो हमारे बैक साइड पर मौजूद होती है और वर्टिब्रल कॉलम के यूं जो है दोनों साइड पर मौजूद है। ये जो किडनी है राइट एंड लेफ्ट किडनी, ये देखें ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। इसके अंदर से यहाँ पर जो है कुछ डक्ट्स निकल रही हैं जिनको हम कह रहे हैं यूरेटर्स। जब ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट हो जाता है तो यूरिन प्रोड्यूस होता है और वो यूरिन कहाँ से पास होता है, यूरेटर से। ये दोनों डक्ट्स यूरेटर्स ले आएंगे, तो दूसरा पार्ट यूरेटर हुआ। तीसरा पार्ट जो यूरिनरी सिस्टम का है दैट इज़ ब्लेडर। ब्लेडर जो है वो एक बेग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन जो होता है वो कलेक्ट होता है। फिर एक ट्यूब होती है जहाँ से यूरिन जो है वो पास होता है, बॉडी से बाहर जाता है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा पे कुछ खास किस्म के मसल्स लगे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिंस्टर मसल्स। ये इन मसल्स पर कंट्रोल होता है ब्रेन का, ब्रेन के कमांड से ही यूरेथ्रा जो है वो स्पिंस्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं और फिर यूरेथ्रा से यूरिन पास हो जाता है। तो 4 मेन पार्ट्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम में, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। अब किडनी के स्ट्रक्चर को हम देखें तो दिस वन इज़ किडनी। किडनी का ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, यानी इस तरीके से ना किडनी को कट करके अंदर का हिस्सा दिखाया गया है। तो किडनी के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। उससे पहले इसकी बाहर से लेयर आ रही होती है, इस लेयर को हम कहते हैं पेरिटोनियम। आप लेयर्स का भी याद करते जाएं क्योंकि अभी तक काफ़ी सारी लेयर्स हमने पढ़ी हैं, जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन पढ़ी थी जो कि लंग्स की लेयर होती है, और जो है यहाँ पर हम पेरिटोनियम पढ़ रहे हैं, आगे जाके पेरिकार्डियम भी आएगी। अब जो किडनी है इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है आउटर पार्ट, दूसरा होता है इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड मेड्यूला। ठीक, ये रहा कॉर्टेक्स जो कि डार्कर पोर्शन है। मेड्यूला में ये जो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इनको हम इनको हम कहते हैं पायरामिड्स। ठीक, किडनी का वो पोर्शन जहाँ पर वीन्स आर्टरीज पास हो रही होती है, इस पोर्शन को हम कहते हैं हाइलस। ठीक, अच्छा, किडनी की आर्टरी और वेन्स को खास नाम दे दिया गया, दैट इज़ रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, जहाँ से ब्लड आएगा फिल्ट्रेट होके और वापस जाएगा। और फिर तीसरा जो पोर्शन आता है वो यूरेटर के ऊपर वाला पोर्शन है, यानी ये हिस्सा जहाँ से जब फिल्ट्रेट पास होगा तो यहाँ पर कलेक्ट होके और यूरेटर से पास होगा, तो दिस वन इज़ कॉल्ड पेल्विस। तो 3 पार्ट हो गए, कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट है, मेड्यूला एंड पेल्विस। ठीक, यहाँ पर छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। एक्चुअली जो फिल्ट्रेशन होती है वो नेफ्रॉन्स में होती है। ओके, अब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पर आएंगे। नेफ्रॉन जो कि फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का। अब नेफ्रॉन, ये पूरा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का एक पार्ट ये है, दिस वन, ये पूरा पार्ट कहलाता है मेल्फिजियन बॉडी। अब मेल्फिजियन बॉडी में क्या है, एक वो आर्टरी है जो कि एंटर हो रही है जिसको हम कह रहे हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी यहाँ से ब्लड जो होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, किसमें, नेफ्रॉन की तरफ जाएगा फिल्टर होने के लिए। और एक वो आर्टरी होती है जो कि यहाँ से जो है ब्लड को वापस बाकी के नेफ्रॉन के पोर्शन की तरफ ले जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड इफ्रंट आर्ट्रियोल। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड पास होकर एफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ आता है, दिस वन इज़ कॉल्ड मेल्फिजियन बॉडी। मेल्फिजियन बॉडी में देखें कैप्सूल लाइक एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं बाउमन कैप्सूल। और इस बाउमन कैप्सूल के अंदर ना जाल या नेटवर्क कह लें, नेटवर्क की तरह ना इस तरीके से बने हुए हैं। तो ये जो नेटवर्क है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेल्फिजियन बॉडी। यहाँ पर ब्लड आएगा और यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, फिल्टर होता है, कचरा वगैरह बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर फिल्ट्रेशन इतनी कोई खास नहीं होती, यहाँ पर होती है नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है। उसके बाद यहाँ से ब्लड जो है वो पास होता हुआ इन ट्यूब्स पे जाएगा। ये बिल्कुल कन्वर्टेड हुई हुई ट्यूब्स हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ठीक, ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है फिर नीचे की तरफ जा रही है, ये देखें ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है और ये वापस गई। तो ये जो यू टर्न इसने लिया है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ने, इस यू टर्न को हम कहते हैं लूप ऑफ हैनली। लूप ऑफ हैनली में देखें कितनी सारी ब्लड की वेसल्स भी अटैच्ड है। अब ये लूप ऑफ हैनली जो है वो ऊपर जाके फिर से बल खा रही है, यानी बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। इन दोनों साइड पर होती है रीएब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हैनली में भी रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है वो कनेक्ट हो जाती है एक डक्ट से जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट से बाकी भी बहुत सारी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल अटैच्ड होंगी। ठीक, तो इसके नेक्स्ट पेज पर आप देख लीजिएगा, 1 सेकेंड,
इसके नेक्स्ट पेज पर भी थोड़ा और ज़्यादा जूम्ड पिक्चर दिखाई गई है। दिस इज़ आर्ट्रियोल्स और ये बाउमन कैप्सूल, ये इसका ग्लोमेरुलस है। और फिर यहाँ पर भी दिखाया गया है कुछ जो है वो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनली, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, और फिर वो कनेक्ट हो रही है कलेक्टिंग डक्ट से। ये एक ही कलेक्टिंग डक्ट काफ़ी सारे जो है नेफ्रॉन्स को कनेक्ट कर रही है। टॉपिक इज़ रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन। देखिए यूरिया एंड यूरिन जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। यूरिया जो है वो लीवर में बनता है। जब प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना वो लीवर में स्टोर नहीं हो सकते तो उनकी ब्रेकडाउन से अमाइनो ग्रुप निकलता है। अमाइनो ग्रुप के रिमूवल को, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप के रिमूवल को हम कहते हैं डी अमाइनेशन। अब अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एक पॉइजनस गैस में, दैट इज़ अमोनिया। अब अमोनिया को हम रख नहीं सकते बॉडी के अंदर बिकॉज इट इज़ पॉइजनस, तो ये कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में बाय द लिवर। अब लिवर इसको कन्वर्ट कर रहा है यूरिया में, तो यूरिया से ये जो यूरिया है ये पूरा ब्लड में चला जाता है और कुछ हिस्सा यूरिया का स्वेटिंग के थ्रू भी बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये थी यूरिया की फॉर्मेशन। अब ब्लड में जो यूरिया शामिल है उसकी वो जाएगा किडनी की तरफ और किडनी में जाके ये यूरिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिन में। तो यूरिन एक तरह का मिक्सचर है जिसमें क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, वाटर, यूरिया, ये सारी चीज़ें मिक्सड हुई होती हैं और ये बनता कहाँ पर है? किडनी में बनता है। दो प्रोसेस से बनता है, फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। पहले होती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि ब्लड से जो ख़राब मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। तो फिल्ट्रेशन पहले होती है मेल्फिजियन बॉडी में, यानी बाउमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस पे। तो वो जो फिल्ट्रेशन होती है वो नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है, यानी किसी खास कंपाउंड, किसी खास जो है चीज़ की नहीं होती। इस फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे हैं। फिर जो है सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होगी जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर होगी। ये खास तौर पर वाटर की ब्लड की फिल्ट्रेशन खास तौर पर यहाँ पर होगी जिसमें ग्लूकोज वगैरह जितने भी काम की चीज़ें होती हैं वो सिलेक्टिवली रिमूव हो जाती हैं। दो प्रोसेस के थ्रू, दीज टू प्रोसेस आर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का है प्रोसेस है जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो सकती है। ठीक, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेक्स्ट जो स्टेप है जिसमें यूरिन फॉर्मेशन होती है दैट इज़ रीएब्जॉर्प्शन। क्योंकि देखिए जब 1 मिनट के अंदर ना 120 ml फिल्ट्रेट बन जाता है। फिल्ट्रेट यानी जो कि ख़राब चीज़ें जो बाहर निकली हैं। अब 120 ml अगर 1 मिनट के अंदर बन रहा है तो बॉडी का पानी तो सारा ही यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। इस वजह से पानी जो होता है ना यूरिन से वो दोबारा रीएब्जॉर्ब भी होता है। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन है वो अगेन डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में होती है जिसको हम कहते हैं नॉन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और फिर लूप ऑफ हैनली में भी रीएब्जॉर्प्शन होती है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। लूप ऑफ हैनली में भी होगी, कलेक्टिंग डक्ट में भी रीएब्जॉर्प्शन होगी, फिर जाके कुछ ml जो है वो यूरिन के बनते हैं। ठीक, अब जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है ना वो हार्मोन्स के थ्रू होती है, जैसे एंटी डायरेटिक हार्मोन है ADH। में है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी डिसऑर्डर्स में किडनी के स्टोन शामिल है। किडनी स्टोन तो बनते रहते हैं क्योंकि हम टोमेटो वगैरह ज़्यादा खाते हैं। टोमेटो में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट के जब क्रिस्टल्स बॉडी के अंदर बन जाते हैं ना तो फिर उससे किडनी की स्टोन होती है, किडनी स्टोन बन जाती है। तो ऑक्जेलेट हमारी बॉडी में पहले से मौजूद है, कैल्शियम जो है वो टोमेटो के थ्रू आ गई तो ये कंपाउंड बन गया कैल्शियम ऑक्जेलेट का। तो वो ना इनसॉल्युबल होता है और इसकी ब्रेकडाउन बड़ी मुश्किल से होती है। अगर इसको स्मॉल स्टोन बन जाए तो फिर भी चांसेस हैं कि यूरिन के थ्रू निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी टेक्निक है विच यूजेस साउंड वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू ना वो ब्रेक कर देती है स्मॉल स्टोन को और वो यूरिन के थ्रू फिर निकल जाता है। अगर स्टोन लार्ज है तो फिर बड़ी से बड़ी सर्जरीज होती हैं, रीनल सर्जरी जिनको कहते हैं, उनके थ्रू ये स्टोन निकाला जाता है। अच्छा, उसके बाद किडनी फेल्यूर है जिसको हम रीनल फेल्यूर भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि किडनी के नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं तो किडनी फेल हो जाती है। फिर या तो फिर किडनी को रिमूव कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन होती है, या फिर डायलिसिस होते हैं। डायलिसिस जो है एक मशीन के थ्रू होते हैं जिसे हम कहते हैं डायलिसिस मशीन। वो मशीन किडनी का फंक्शन करती है, यानी ऐसा कहना है कि एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी है। तो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए 3 to 2 times a week, एक हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा डायलिसिस होते हैं और एक डायलिसिस में 3 to 5 hours लग जाते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, पेशेंट की एज पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड MCQs सॉल्व करते हैं। हेयर आर सम MCQs, 10 MCQs हैं यहाँ पर। ये बहुत ही कचरा किया हुआ है, स्टूडेंट्स की बुक हैं तो दैट्स वाई। खैर लेट्स स्टार्ट इट। द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ रिफर्ड एज। अब देखिए इंटरनल कंडीशन के मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही,
इस स्टूडेंट ने ना होम्योस्टेसिस पर टिक लगा लिया। देखें, इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो इंटरनल कंडीशन इज कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके, होम्योस्टेसिस तो उस इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने का नाम है। अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, यस, अब इसको हम होम्योस्टेसिस कह सकते हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर, वाटर लिक्विड फॉर्म में जब भी रिमूव होता है तो उसे हम कहते हैं गटेशन, नॉट ट्रांसपायरेशन। प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया के जो नियर प्लांट ग्रो करते हैं वो हेलोफाइट्स होते हैं, साल्टिश वाटर होता है वहाँ पर। ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंसिडर्ड ऑन द लार्जेस्ट एज द लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर वो थर्मोरेगुलेशन है। किडनी इज इंक्लोज इन अ मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिकार्डियम हार्ट के सराउंडिंग में आती है। प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स को सराउंड करती है। प्लूम्यूल तो प्लांट का पार्ट है। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन, ब्लड कैपिलरीज तो डर्मिस में आती हैं। एपिडर्मिस जो है वो तो है ही नॉन लिविंग, समझो कि डेड सेल से बनी हुई है। एंडोडर्मिस तो फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये डर्मिस में आता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो लूप ऑफ हैनली पर होती है, रीअब्जॉर्प्शन। हार्मोन एडीएच रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से भी। अगर हाइपोथैलेमस ऑप्शन होता तो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। वैसे एडीएच जो रिलीज़ होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है, दिस इज़ द मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कुछ और आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। अभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं काफ़ी कि थोड़ा स्पीडली पढ़ाएं, अगस्त में टेस्ट होने वाला है। अभी तक तो कोई डेट नहीं आई, एक्सपेक्टेड बताया गया है। अभी तक तो सिलेबस ही क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ से पेपर आना है, कौन से सब्जेक्ट्स को टच करना है। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड से सिलेबस वायरल हुआ है, उसी पर हम उसको फॉलो करके तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर डेट आई तो 10-15 दिन का गैप होगा, इंशाल्लाह कवर कर लेंगे उसमें। थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग।